हेलो एवरीवन, एडुगुरु चैनल से मितेश परमार। आज देखिए सीयूईटी यूजी का मेरिट रैंक भी आ चुका है, मेरिट आ चुकी है और साथ साथ फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में वैसे बताया गया है। तो मैं आपको सेकंड काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा एड ऑन कर दूंगा, पर अभी यहां पर देखिए समझने वाली बात क्या है कि आपका शेड्यूल काउंसलिंग का आ चुका है, फर्स्ट काउंसलिंग यूजी वाले को आ चुका है, आपकी रैंक आ चुकी है। रैंक कैसे देखनी है मैं आपको बता दूं, बड़ा सिंपल सा है। उसके लिए देखिए आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं कि नहीं देख पाओ, पर देख भी ली होगी बहुत सारों ने। तो रैंक चेक करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप जाएं जो भी डीएवी की वेबसाइट है वहां से, या फिर एमपी ऑनलाइन से भी आप डीएवी की मेरिट रैंक देख सकते हैं। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग किया था, तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जहां से किया था वहां से आपकी रैंक मिल जाएगी। आपको सिर्फ आपका जो भी डिटेल है वो एंटर करना होगा। अब यहाँ पर मैं बात क्या करने वाला हूँ वो समझ लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर हम देखिए बात करेंगे पूरी काउंसलिंग प्रोसेस की, और साथ साथ मैं आपको छोटी सी बात फिर बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर आपको हमारे आईपी मैट, सी मैट, कैट, सीयूटी और इस प्रोग्राम में अगर आपको कुछ हमसे जुड़कर कुछ स्टडी करनी हो आगे की फर्दर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो काउंसलिंग में अभी यहाँ पर जो चीज आपके सामने है वो है आपकी रैंक। यहाँ पर आपकी आज आई है रैंक। अब उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा, कॉल होगा। अब जो भी आपको कॉल होगा आपको यहाँ पर आना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, इस बार भी वही बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। एक बार थोड़ा सा उसको रिपीट में कर दूंगा। तो आपकी रैंक लग गई है, रैंक आ गई है। जो भी रैंक आई है, किन लोगों को जाना है, किसको नहीं जाना है, और रैंक का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैरिट की जो रैंक है वो क्या है, किसको जाना चाहिए, किस समय, क्या शेड्यूल है, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। तो यहां पर हम आते हैं, ठीक है, यहां पर हम आते हैं वापस से। एक बच्चे की मैं रैंक भी यहां पर लेके दिखा देता हूं। स्क्रीन पे लेना तो मैं भूल गया, पर अभी मैं सामने ही आपको बता दूंगा। लाइक देखो यहां पर मैं रैंक आपको ले लेता हूं किसी बच्चे की। ठीक है, तो शेड्यूल हम निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए यहां पर शेड्यूल क्या है आपका काउंसलिंग का, पहले वो देख लो। देखो गाइडलाइन फॉर फर्स्ट काउंसलिंग, तो गाइडलाइन में इन्होंने बता रखा है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनके 5 इयर्स के, बी ग्रुप, देखो बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप, एफ ग्रुप, आपका इनमें से कोई एक ग्रुप होगा। राइट, जो भी आपका ग्रुप होगा आप वहां से। अब देखो कुछ बच्चे के सवाल क्या थे, सर मैंने तो सर जब फॉर्म भरा था ना तो मैंने बीकॉम ऑनर्स चुना था, पर अब मैं इनमें से कुछ ले सकता हूँ कि हाँ अभी जो आपने फॉर्म भरा था, जो भी आपने वहां पर कोर्स भरा हो, अगर आपने ग्रुप बी का कोर्स भरा है तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो। बीए साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी भी ले सकते हो, भले आपने बीकॉम या एमबीए भरा हो। पहली बात तो ये। दूसरा सवाल आपका क्या आता है बच्चों कि भाई सर मेरा ग्रुप ये है पर मैं ये ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकते, ठीक है। और तीसरा और भी छोटे छोटे सवाल आते हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे डॉल, तो डॉक्यूमेंट का भी एक वीडियो बना रखा है मैंने। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी थोड़ा सा बता दूं कि फर्स्ट काउंसलिंग के समय आपको क्या लेना होगा, ठीक है। तो देखो जिस बच्चे ने फर्स्ट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वही यहाँ पर जा सकता है, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने है। राइट, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर लेके जाना है। और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए, अब एक छोटी सी बात है, मैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोल रहा हूं ना बच्चों, थोड़ा सा फोकस देकर उस पर टिक लगाना कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। अगर आप एमपी के हैं, ठीक है, और जनरल हैं, नो ईडब्ल्यूएस, एमपी के हैं और जनरल हैं या अदर स्टेट के हैं। अब देखिए यहां पर अदर स्टेट क्यों बोल रहा हूं मैं, एमपी और अदर स्टेट के लिए सिर्फ ये जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं यही लगेंगे, ठीक है। काउंसलिंग फॉर्म जो लगेगा, मार्कशीट लगेगी, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो लगते हैं वो, कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है, कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एमपी के हैं, जनरल हैं या फिर अदर स्टेट्स के हैं, ठीक है, तो आपको यही लगेगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड गेप, हाँ अगर आपका गेप है तो गेप लगेगा, गेप है तो गेप लगेगा। सेल्फ अटेस्टेड है, जो फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है उस फॉर्मेट में आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ अब एक सवाल आता है सर, कुछ बच्चों का सवाल है सर मेरा ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो कॉलेज में है, जिसमें कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा बेटा कि इसकी फोटोकॉपी तो आप अवेलेबल करो एटलीस्ट अभी, बाकी का 30 सितंबर तक आप पूरा सबमिट करना। पर अभी तो एटलीस्ट वो कुछ और दिन में दे देंगे, आपको बढ़ा देंगे। मेन डॉक्यूमेंट्स तो ये है ना, आपकी मार्कशीट और बाकी आपका जो क्वालिफाइंग मार्कशीट है वो मेन है, ठीक है। तो बाकी उनको मतलब है, पर वो थोड़ा सा लेट भी चलेगा। अब ये जो बीच के डॉक्यूमेंट्स है ना वो स्पेशल, जैसे एमपी डोमिसाइल किसको चाहिए। अब देखो अब बाकी का क्या है, अगर आप एससी या एसटी, SC ST, OBC
या EWS, तो इनके जो भी सर्टिफिकेट होते हैं ये सब होना चाहिए, साथ में प्लस MP वाले होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो आप, आपका घर मध्य प्रदेश में, आपका परिवार घर मध्य प्रदेश में रहता है, आप यहीं के रहवासी हो, तो MP डोमिसाइल, ठीक है, तो MP डोमिसाइल आप यहां पर लगाएं। ये चार, इनमें से कोई एक, और यहां से MP डोमिसाइल, ठीक है। और साथ साथ अगर ये हैं तो साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, MP डोमिसाइल और इनकम। अब देखो दो कैटेगरी बता दी मैंने, एक कैटेगरी ये वाली जिसमें शुरू के 7 और ये 14 जरूरी हो तो गैप हो तो, और बाकी दूसरी कैटेगरी SC ST OBC EWC और MP डोमिसाइल हो। तो अब जो उनमें से हो वो आपको MP डोमिसाइल लेना पड़ेगा, सेकंड कैटेगरी में एक्स्ट्रा कास्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिएगा अगर आप SC ST हो। सॉरी, ध्यान रखिएगा MP डोमिसाइल में भी ये ध्यान रखिएगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही बनेगा ये EWS, ये नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, डॉक्यूमेंट की तो तैयारी मैंने पहले भी करवा दी थी आपको, पर अब आते हैं हम हमारे मेन टारगेट पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, आपके हिसाब से मैं अपने मेन वाले पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं एंड करता हूं। अब आते हैं हम जो हमें समझना है। बाकी NRI वाले बच्चों ध्यान रख लो कि क्या है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, और फिर आगे बढ़ते हैं। काम की चीज। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं आपको रैंक का मीनिंग भी समझाऊंगा। कुछ बच्चों का अभी बहुत कंफ्यूजन है, बोले सर मेरी इतनी OBC रैंक इतनी है और SC इतनी है। तो जनरल के हिसाब से जैसे एक सवाल मेरे पास एक बच्चे का आया, वो सुनना। सर OBO, ठीक है, OBC ओपन है जिसमें, अब देखो मैं सारी रैंकों का मीनिंग भी समझाने वाला हूं। हाँ, STO STO, ठीक है, OBO PWD EWS, ये ओपन रैंक। जो आपकी UR रैंक आई है ना, ये ओपन रैंक वाले। ओपन रैंक वाले बेटा 2000 तक बुलाए हैं B ग्रुप में, मैं ग्रुप वाइज बता रहा हूं। B ग्रुप में तो ओपन वाले 2000 तक जाएंगे, सबका शेड्यूल बना रखा है। अब टॉप के कोर्सेज जो है बेटा शुरू के 500 में एंड होने वाले हैं, शुरू के 500 में या पहले 200 में ही अच्छा खासी चीजें भरा जाएंगी, पर 500 तक तो एंड हो जाएंगे टॉप के कोर्सेज। अब बाकी जो बचेंगे बेटा वो 1100 तक या फिर 2000 तक भी चलेंगे, पर टॉप के कोर्सेज तो मैं बता रहा हूं कि टॉप के कोर्स कौन से हैं यूजी में। अगर मैं B ग्रुप की बात करूं तो जो टॉप डिमांडिंग कोर्स है वो क्या है, BA LLB एक है, BCom ऑनर्स एक है, ठीक है, BA LLB BCom ऑनर्स, और फिर हम बात कर ले, अच्छा BA LLB 800 तक भी जा सकता है मे बी, तो BA LLB BCom ऑनर्स भी है, ठीक है, और MBA MS है। तो ये टॉप के कोर्स माने जाते हैं। 2-3 टॉप के क्रीम कोर्स हैं जो IIPS में हो रहे हैं। तो टॉप के कोर्सेज आपके शुरू के 500 to 800 में भरा जाने हैं, पर देखो टेंशन नको, क्योंकि यहां पर पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि वो भरा चुके थे पर सेकंड काउंसलिंग में फिर खाली हो चुके थे, अप टू सेकंड तक में तो पूरे खाली हो गए थे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आगे मिल सकती है, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग में अगर पूरे खाली हो रहे हैं तो वो आपको आगे के लिए मौका मिल सकता है, तो इस मौके को भी ना छोड़ें, ना कोशिश करें छोड़ने की। चलिए, तो आप अभी काउंसलिंग में अटेंड करें, आपने फॉर्म भरा ही है तो आप जाएंगे ही। अब मैं आपको मीनिंग बता दूं। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि मैं जाऊं ना जाऊं, मेरे लिए है कि नहीं। एक बच्चे का आया, सर मेरी ओपन रैंक 2000 है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ठीक है। अब ऐसे सवाल बच्चों के आ रहे हैं, ओपन रैंक कैसी है, OBC रैंक कैसी है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके इसके अंदर आता है तो जाओ, पर मीनिंग समझ लो पहले रैंक का। तो मैं एक बच्चे का मार्कशीट लेता हूं और उससे मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ठीक है। चलिए, जैसे एक बच्चे का मैंने मार्क्स लिया, जस्ट अ मिनट, जैसे मैं समझाता हूं आपको। जैसे उसने लिखा है, उधर लिखा है UR ओपन, तो बेटा ये UR ओपन एक्चुअल में URO है। मान लो ये आपके आई है 100, ठीक है, और अगर UR फीमेल तो URF ये आपके आई है। अगर आप फीमेल है तो देखो, जो मेल है उसका ओपन में ही देखना है, जो फीमेल है इसमें। तो मान लो कि ये फीमेल है और इनकी फीमेल में आई है 50 रैंक, ठीक है। अब ये SC में भी है, ठीक है, SC ओपन, फिर SC फीमेल, ST ओपन, ST फीमेल, और OB ओपन, OBC ओपन और OBC फीमेल, और फिर जम्मू कश्मीर और PWD। ये रैंकों के
ये रैंकों के अलग अलग दे रखे हैं, पर आपको बुलाया कैसे? आपको बुलाया गया यूआरओ से। अगर आपका यूआरओ रैंक देखा जाएगा, या एससीओ रैंक, या एसटीओ रैंक, या ओबीसीओ रैंक, या फिर जेके ओबीसीओ रैंक, ठीक है, ओबीसीओ रैंक, और या फिर आपको जम्मू एंड कश्मीर या पीडब्ल्यूडी से बुलाया होगा। इनसे बुला रहे हैं आपको। बाकी ये फीमेल नहीं, फीमेल के उससे नहीं देखना है। जो भी फीमेल्स हों वो भी अपनी ओपन रैंक से ही काउंसलिंग में जाएंगी, ओपन रैंक से ही फीमेल काउंसलिंग में जाएंगी, ठीक है। तो ओपन रैंक से जाएगी, इसका मतलब क्या? सीट तो उनको फीमेल की मिलेंगी, सीट तो उनको फीमेल्स की मिलेंगी जो फीमेल में रिजर्व सीट है, राइट। पर ओपन रैंक, जैसे कि एससी की सीटें अगर 50 हैं, उसमें से 20 सीटें फीमेल की हैं, 30 मेल की हैं, तो वो जो सीटें हैं 20 वाली फीमेल की फीमेल से भराएंगी, मेल की मेल से भराएंगी। पर जब ये ओपन जो सीटें हैं ना बेटा, 30 सीटें ओपन रहेंगी, ये मेल फीमेल दोनों से भराएगी। फिर समझ लेना, मैं आपको समझाता हूं, वापस समझ लो। जैसे कि एससी ओपन की 50 सीट है, ठीक है, 50 सीट है। इसमें से मान लेते हैं कि 20 तो फीमेल हैं और 30 अदर ओपन है। 30 को ओपन बोलेंगे बेटा फिर, ठीक है, 30 को ओपन बोलेंगे और 20 फीमेल है, तो फीमेल वाली तो 20 भरा जाएंगे। अब जो 30 बची है ना, ये किसके लिए रहेंगी? मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहेंगी, राइट, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जो रिजर्व है वो तो रिजर्व होगी, ओपन का मतलब है सब आ जाए, फिर उसके बाद सब आ जाए। तो यहां पर अब आप रैंक समझिए, वापस से आते हैं। तो ये तो सीट भराने का तरीका हो गया। मैं आपको थोड़ा सा रैंक बता दूं। जैसे कि इस बच्चे की रैंक 100 है ओपन, इस ओपन रैंक में ये सारे लोग आ चुके हैं। अगर इस बच्चे के मार्क्स तक की इनमें रैंक होगी, तो अगर आपकी ओपन रैंक 2000 है, तो आपको जनरल हो तो आपकी ओपन रैंक से जाना है। जनरल वाले रैंक से जाएंगे, जनरल रैंक से जाएंगे, एससी वाले एससी से जाएंगे, ओबीसी वाले ओबीसी से जाएंगे, पर सब अपनी ओपन रैंक के हिसाब से जाएंगे। जिस समय लिखा हुआ है उस रैंक से जाएंगे। अब एक सवाल है, क्या ओबीसी वाला जनरल रैंक से जा सकता है? जा सकता है। जनरल रैंक का मतलब क्या? ओपन रैंक है। ओपन रैंक का मतलब है कि आपके लिए ओपन, सबके लिए ओपन है। तो अगर कोई ओबीसी एससी एसटी वाला ओपन रैंक से जाना चाहे तो वो जा सकता है। पर सुनो ध्यान से, आपकी अगर खुद की रैंक जो है जनरल, मैं बता रहा हूं एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए, कि अगर आपकी रैंक जो है जो भी आई है उसमें आपको नहीं बुलाया या नहीं हो पाए, तो आप ओपन रैंक में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। क्लियर है क्या? पर ऐसा होता नहीं जनरली, क्योंकि मार्क्स थोड़े से कम होते हैं इधर कैटेगरी में, इस कारण से जनरल के मार्क्स जो होते हैं जनरल वालों के हिसाब से हाई रहते हैं। अब यहां पर एक और बात, काउंसलिंग में आपको जाना कैसे? बार बार सवाल आ रहा है तो मैं फिर वापस बता दूं कि आपको आपकी ओपन रैंक से ही जाना है, ओपन रैंक से। अब एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया कि सर मेरी रैंक जो है वो मेरी रैंक जनरल में आ रही है 2185 समथिंग, 2185। तो सर मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने बोला ओपन रैंक में कितनी आ रही है? तो बोला 2000 आ रही है। तो मिला ओपन रैंक में 2000 तक ही बुलाया, तो कैसे जाएगा? फिर बोले सर मेरी फीमेल, वो लड़की थी, तो बोले मेरी फीमेल रैंक तो 500 आ रही है सर। तो मैंने बोला नहीं, आपकी फीमेल रैंक आ रही तो आपकी कैटेगरी में आपको ओपन रैंक से ही जाना है। ये यूआरओ ओपन रैंक है, यूआरओ ओपन रैंक वाले यूआरओ से जाएंगे। एससी वाले होंगे मेल फीमेल एससी वाले या ओपन, वो सब अपनी ओपन रैंक से ही जाएंगे, ठीक है। फीमेल वाले जो रैंक है वो उनके एडमिशन के टाइम पे कंसिडर की जाएगी, ओबीसी वाले फीमेल का एडमिशन टाइम पे कंसिडर किया जाएगा। अभी यहाँ पर जाना ओपन रैंक से है, पर टेंशन ना ले, मेल फीमेल यहाँ पर कॉमन को बुलाया गया है, पर सीटें जो होंगी वो वैसी दी जाएंगी, राइट। बात क्लियर है? तो आप वापस समझ लो, जनरल वालों को अगर बाहर के भी हैं जनरल वाले तो 2000 तक जाएं बी ग्रुप में। सी ग्रुप में जनरल वाले जाएं, मैं अभी जनरल वालों के बता देता हूं। सी ग्रुप में जनरल वाले जाएंगे 1257 तक जनरल वाले जाएंगे, ठीक है, 1257 तक ओपन ग्रुप सी ग्रुप जनरल वाले जाएंगे 21 तारीख को। हाँ, डेट भी समझ लीजिएगा आप, डेट भी समझ लीजिएगा। फिर ग्रुप डी में ओपन रैंक 142 है, और यहाँ पर तो देखो ग्रुप ई में तो क्या बोल दिया बेटा कि जिन ने रजिस्ट्रेशन किया सब आ जाओ भाई, तुम तो सब आ जाओ, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे ही कम होंगे, कोर्स भी ऐसा है, ठीक है। और ग्रुप एफ में भी ऑल रजिस्टर्ड, और यहाँ पर भी एम्प्लॉय वार्ड ऑल। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर आपको बुलाया है। अब सवाल उठता है कि सर पहले काउंसलिंग में मैं जाऊंगा तो मुझसे क्या पूछेंगे? आपसे इतना ही पूछेंगे, लिस्ट दिखा के आपको पहले रैंक वाइज खड़ा कर देंगे जितने लोग जाएंगे। इन 2000 बच्चों को बुलाया जनरल में, तो 2000 का मतलब 2000 लोग नहीं है बेटा, 2000 लोग नहीं, क्योंकि इस 2000 में ये लोग भी हैं, एससी एसटी ओबीसी भी इसमें काउंट है,
समझे क्या? तो आप 2000 नहीं जा रहे हो, ये वो लोग भी होंगे उसी में इंक्लूड। जैसे 285 में से कुछ लोग इसी में होंगे, 133 में से कुछ इसमें से होंगे, या कुछ इसमें से होंगे, मतलब इनकी रैंक भी इसमें समाहित है, इंक्लूड है, क्योंकि ओपन रैंक है ना, इसमें SC ST OBC जनरल सब मिक्स है, राइट। तो ये मत सोचना कि आपका नंबर 2000 वे पे आ रहा है, राइट। ओपन में आपका रैंक कम में ही होगा, ठीक है। तो पहले तो बता दूं कि टॉप कोर्सेज तो 800 तक में आप मैक्सिमम मान लो, पर फिर भी उम्मीद क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ते हैं तो अदर बच्चों को मौका मिल जाता है, ठीक है। तो ये रही बात। अब सवाल उठता है कि सर फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा नंबर नहीं आया तो क्या करूं? तो भाई आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया तो टेंशन मत पालना, सेकंड काउंसलिंग फिर होगी। सेकंड काउंसलिंग कब होगी बता देता हूं। जनरली इन बच्चों का जो एडमिशन होगा आखिरी 19 तारीख मुझे दिख रही है यहाँ पर, 19 और इधर 21 है और इधर 22 है। ये थोड़ा सा क्या पागल जैसे पागलपंती कर रखी है। देखो पहले तो एक बात तो क्या है कि डीवीवी पे आजकल बहुत गुस्सा आने लगा है, ठीक है यार। इतने से बच्चे हैं, आप एक को 17 ले रहे हो, 18 ले रहे हो, क्या पागलपंती है? इन सबको एक दिन बिठाओ, ये 5:30 बजा दी, 180 बच्चों में 5:30 बजा रहे हैं, क्या टाइम पास है? फटाफट एक जगह करवाओ, 2-4 घंटे में सबको बुलाओ, इतना सारा हो जाता है मैनेज। आपको कौन सा बिल्कुल यहाँ पर सबको खाना खिलाना है, राइट। फटाफट लाइन लगवा के कैलकुलेट करना है, 1 घंटे सबको बुला लो, 1 घंटे में मैनेज कर लो, सब कर लो। अगले दिन फिर अगले दिन ये, अगले दिन ये, फिर उसके बाद टाइम पास करते करते 22 तक काउंसलिंग चल रही है। अब ये लेट होने से दिक्कत क्या होगी बताऊं आपको। 22 के बाद सेकंड काउंसलिंग कब होगी? फिर 22 के बाद 10 दिन तो आपको देना पड़ेंगे, फीस, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। 10 दिन आपने दिए तो 22 और 10 मतलब तो सितंबर में चलेगी बात। सितंबर में बात चलेगी तो सेकंड में आप सेकंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन निकालोगे, सेकंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन सितंबर में निकालोगे तो मतलब फर्जी वाले का पूरा चांसेस है। फिर तो आप अपने वालों को एडमिशन दोगे जिनको आपने बोल रखा है कि नहीं हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, आप रुको। हर किसी का एडमिशन थोड़ी होगा फिर। तो ये तो फर्जीवाड़े की सबसे बड़ी कहानी यहां से शुरू हो रही है। इस बात को आप समझ लो। मैं इल्जाम तो नहीं लगा रहा, पर मैं बोल रहा हूं अंदेशा तो दिख रहा है। मेरा कोई इल्जाम लगाने का मूड नहीं है। मुझे तो देखकर ये गुस्सा आ गया, मुझे तो लगा था शायद 17-18 आखिरी होगी, मैंने ठीक से देखा नहीं था नीचे। पर मुझे जब 22 तारीख दिखी तो मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हर काम के लिए डीएवीवी 10-15 दिन बोल रही कि हम रैंक निकालेंगे, 10 दिन रुको। अरे ये कौन सी बात हुई? रैंक एक्सेल पे काम होता है, सॉफ्टवेयर से है, रैंक निकालने में कितनी देर लगनी है? एक आईटी ऑफिसर अच्छा वाला बिठा दो, वो रैंक यूं ही निकाल देगा। या किसी 12th पास या किसी ग्रेजुएट बच्चे को बिठा दोगे, वो भी सबके मार्क्स को अरेंज करके रैंक निकाल सकता है। रैंक निकालने में कोई बड़ी बात थोड़ी। 15-15 दिन रैंक निकालने में लगाते हैं, उसके बाद काउंसलिंग में 1-1 महीना लगा रहे हैं। सारे आप प्राइवेट कॉलेज को अर्निंग का मौका दे रहे हैं डीएवीवी। और इसी कारण से मैं आपको बताऊं, यूजी में और पीजी में सबसे ज्यादा इस साल हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स खाली रहने वाली है कुछ छोटे छोटे कोर्सेज में। मतलब आधी से ज्यादा सीटें खाली होने वाली है। मतलब इनका फाइनेंशियल लॉस इन्होंने खुद का तो कर लिया, पर इनको कोई नुकसान क्यों नहीं है? बिकॉज सबकी सैलरी फिक्स है, सबकी सैलरी फिक्स है, किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। पर नुकसान होने वाला है तो उन माँ बाप और उन बच्चों को जो कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉलेज की उम्मीद में बैठे होते हैं, ठीक है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं वीडियो को बस अब बंद ही करने वाला हूं, क्योंकि ज्यादा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, दिल दुखता है भाई, ये इन चीजों को सुनकर तो बड़ा दिल दुखता है कि भाई क्या चल रहा है आप लोगों के साथ। मतलब कहीं ना कहीं कोई सोच ही नहीं रहा है। 1500 तो आपसे फॉर्म के ले लिए, अरे एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, 1500 फॉर्म के लिए। हर बार कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है स्टूडेंट्स के साथ इस देश में, हर जगह, हर फॉर्म में, हर तरीके से। एक बच्चा जो है ना वो ठगा जा रहा है। मैं देखता हूं भाई, इस एग्जाम का फॉर्म भरेगा, फिर उस एग्जाम का फॉर्म भरेगा, फिर उस एग्जाम का फॉर्म भरेगा। फलाना डिंग का अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो 10 तरह के एग्जाम तो देगा। अब 10 तरह के एग्जाम, 10 तरह के फॉर्म, फिर 10 तरह के फॉर्म्स का मतलब मिनिमम 2000 या 1500 भी एक एग्जाम का माने तो 15000 तो फॉर्म के हो गए। फिर फॉर्म हो गया तो काउंसलिंग के भी 2000, 1500 माने तो 30000 तो काउंसलिंग और इसमें हो गया। फिर उसके बाद फिर किसी कॉलेज वाले ने बुला लिया तो 2 कॉलेज में भी वो विजिट करने चला गया, अपने घर से निकला तो वो 1500 किलोमीटर दूर निकला तो 4-4 5-5 हजार का ये खर्चा हो गया। मतलब क्या? मतलब एक गरीब इंसान तो पढ़ने की सोच ही नहीं सकता। फिर एक ऐसा इंसान जो सोच रहा है कि अपने बच्चे को कहीं आगे बढ़ाओ, तो हर जगह तो पैसा, और कैसा पैसा? मजाक में ही। और कोई सिस्टम भी नहीं। आप सिस्टम का पैसा लो तो बिना सिस्टम के पैसा ले रहे हो। ठीक है चलो भाई, अब मेरी बात सुनो। ये हो गया सेकंड काउंसलिंग के बारे में बात चल रही थी, बात बिगड़ गई। मैं बताता हूँ सेकंड काउंसलिंग कब होगी। 10 दिन तो लगेंगे, 22 तारीख के बाद मतलब सितंबर में सेकंड काउंसलिंग हो सकती है।
और सेकंड काउंसलिंग में ही धमाल होगा और सेकंड काउंसलिंग में ही गड़बड़ भी होगी। चलिए तो वीडियो को आज यहीं एंड करता हूं और मैं आपसे चाहूंगा बच्चों कि अगर आपके एडमिशन होते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो में।